नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश प्रदेश से आई तमाम बड़ी खबरों के साथ। झारखंड मंत्रालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 33 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। पलामू जिले के लातेहार स्थित नीलांबर जिला पीताम्बर विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा हेतु डिग्री कॉलेज के लिए 38 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई है। ऐसे में साहेबगंज में पथ निर्माण के लिए 61 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। राज्य के महोत्सव के आयोजन के लिए प्रक्रिया को मंजूरी मिली। ऐसे में संबद्धता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालय में शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने के लिए मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री सिविल सेवा योजना में संशोधन पर स्वीकृति भी मिली है। संख्या 5 पथ निर्माण विभाग से गोड्डा अंतर्गत घाट बंका से देवटान भाया संदमारा बेलबथान राजदाहा एवं जामकुंडर पथ के किलोमीटर 0 से 17.8 किलोमीटर, कुल लंबाई 17.808 किलोमीटर, इसके चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 127 करोड़ 54 लाख 22,800 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 6 पथ निर्माण विभाग से साहेबगंज जिला अंतर्गत दिग्घी मोड़ से वालिड रिसोर्ट मोड़ भाया रानीग्राम पथ, कुल लंबाई 8.176 किलोमीटर, इसके चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 61 करोड़ 57 लाख 55,800 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 7 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल डाल्टनगंज अंतर्गत डाल्टनगंज से चैनपुर पथ में नॉर्थ कोयल नदी पर उच्च स्तरीय सेतु निर्माण कार्य हेतु। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही में शुरू होने के पहले दिन के बाद जोरदार हंगामा देखने को मिला है, जहां तमाम विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का नारा दिया और किसानों को धान का क्रय मूल्य सही न मिलने जैसे तमाम मुद्दों पर हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं सत्ताधारी पार्टी ने भी सभी केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए अब इंडिगो एयरलाइंस का मुद्दा भी उठाया। अभी रोड में है, सदन में हम लोग हैं, लेकिन किसी तरह का, इसीलिए हम कहना चाहेंगे, वो बोल रहे हैं कि टेक्निकल ठीक नहीं है, तो हमको लगता है उसका अपना दिमागी टेक्निकल ठीक करना चाहिए। सलाह तो दे रहे हैं कि अपना पहले दिमागी टेक्निकल ठीक करें, अपना दिमाग को इलाज करवाए, ठीक करें। बोल रहे पैसे की कमी नहीं है, 500 है। यहाँ पे कोई मंत्री बोलता है कि मेरा पास बहुत पैसा है, कोई मंत्री बोलता है कि मेरा पास 1 रुपया नहीं है। अभी PhD के लोग आए थे, PhD के लोग अपना स्कूटी में तेल अपना से भरा के आया था, तनख्वाह भी उन लोग को नहीं मिल रहा PhD विभाग का। हम लोग अभी जिला में बैठक करते हैं, जिला में 36 विभाग का बैठक करते हैं, उसमें 30 विभाग के पास 1 रुपया नहीं है, और वित्त मंत्री बोलते हैं कि हम लोग के पास बहुत पैसा। तो पैसा है तो ठेकेदार जो लोग काम किया उन लोग को पैसा दे। बीजेपी से बड़ा बेशरम कोई है क्या है? ये लोग गला भी रेत देता है और बोलता है कि हम तो मलहम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इंडिगो के सामने लोग घुटना टेक दिया। पूरे देश में अपने ही पॉलिसी के अगेंस्ट में इन लोगों ने घुटना टेक दिया। क्या ये लोग बात करने के लायक है? कोई बात, ये मतलब मजाक बना के रखा हुआ है। रही बात आपको स्कॉलरशिप हम देंगे, हम कहाँ बोल रहे हैं नहीं देंगे, लेकिन जो सेंट्रल से जो हमको जो उसका अंशदान होता है, सेंट्रल के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोलेगा। ये लोग बोलेगा कि आप जो है कि हमको रिपोर्ट दीजिए, तुम बड़का ये हो क्या, हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के ओनर हो क्या? मतलब क्या तमाशा इन लोगों ने बना दिया है। और देश में इतना शर्म थू कर रहा है देश, हमारा देश को लोग पूरा विदेश
खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड में झारखंड के 3 युवकों की भी मौत हो गई है। 3 मृतकों का शव रांची के एयरपोर्ट पर लाया गया है। वहीं मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए देने की बात कही है। इस घटना के बाद झारखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में रेस्टोरेंट, होटल और अस्पताल में फायर सेफ्टी पर ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की बात कही है। और वहाँ पर इस तरह की घटना निश्चित तौर पर मर्माहत कर दी है। वहाँ की सरकार से मैंने मांग किया है कि जितने लोग जाते हैं उसकी सुरक्षा की गारंटी दें और जो जिसकी लापरवाही से चूक हुआ है उस पर कठोर कार्रवाई करें। मैं देश के प्रधानमंत्री से मैंने आग्रह किया है कि आप हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं आप, तो मृतक परिवार को कम से कम 1-1 करोड़ रुपया दीजिए। बहुत बुरा स्थिति में है परिवार है, हम देख रहे थे सोशल मीडिया में। और झारखंड में भी 3 जो हमारे लोगों की वहाँ जान चली गई, तो उसको लेकर भी हम एज ए आपदा मंत्री हमारी कल बात हुई थी। हम प्रत्येक परिवारों को 4-4 लाख रुपये एज ए मुआवजा हम लोग देंगे, जबकि ये प्रावधान नहीं है। तो फिर भी हम लोग एक सहानुभूतिपूर्वक हम लोग ये निर्णय लिए हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि झारखंड के दुमका स्थित एक अस्पताल से करोड़ों रुपए के मेडिकल उपकरण चोरी होने का बड़ा मामला सामने आया। अस्पताल पिछले कुछ वर्षों से बंद पड़ा था। उपकरण चोरी का मामला सत्ता पक्ष के ही विधायक प्रदीप यादव ने सदन में रखा है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने स्वीकार करा है कि ये चोरी हुई है, लेकिन जो रकम 25 करोड़ की बताई जा रही है वो 1 करोड़ की है। उन्होंने बताया कि चोरों ने ऑपरेशन थिएटर, ऑक्सीजन प्लांट से जुड़े उपकरण समेत अन्य कीमती चिकित्सा संसाधन चुरा लिए हैं। झारखंड के दुमका जिले में हसदिया स्थित मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में करोड़ों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर सदन में भी इसका गूंज नजर आया और सत्ता पक्ष के ही विधायक प्रदीप यादव ने सदन में इसकी बात रखी और जिसके बाद यह मामला सामने आया है। और इस मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जो सदन के अंदर 25 करोड़ रुपए चोरी 25 करोड़ रुपए के सामान की चोरी होने का बात कहा जा रहा है, यह दरअसल 25 करोड़ नहीं 1 करोड़ का है। खैर चोरी तो हुई है। इस चोरी को लेकर इरफान अंसारी ने स्वीकृति भी किया है कि हाँ इस अस्पताल में चोरी हुई है और चोरी में चोरों ने इस कदर जो है वो अस्पताल से संबंधित या फिर उपकरण है, जैसे कि ऑक्सीजन का कुछ उपकरण है या अस्पताल के जो सीसीटीवी के डीवीआर है, इस तरह के अस्पताल के उपकरण की चोरी का मामला सामने आया है। और इसमें जो सीसीटीवी के डीवीआर है, इस डीवीआर को भी नष्ट कर दिया गया है और यह अस्पताल जो है कुछ दिनों से बंद था और इस बंद का फायदा चोरों ने उठाया है। अब इस पर जांच चलेगी और जांच में क्या कुछ निकल कर आता है, कौन चोर है और किस की मिली भगत से यह कार्य हुआ है। चूंकि अस्पताल में जो चोरी का मामला है, यह चोरी का मामला काफी बड़ा है, छोटा मोटा रकम की चोरी नहीं हुई है, बड़े रकम की चोरी हुई है। तो इसको लेकर फिर से सदन में गूंज है और सदन में देखा जाए तो एक तरफ से सरकार के ही जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो सरकार के ऊपर ही बड़ा इल्जाम लगाते नजर आ रहे हैं और इस तरह की कार्रवाई पर वो नाखुश भी नजर आ रहे हैं कि सरकार के रहते हुए मुख्य जो स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री के रहते हुए इतनी बड़ी चोरी हुई है और चोरी पर कोई कुछ अभी तक नहीं बोला है। इरफान अंसारी इस पर संज्ञान लिए हैं, क्या कुछ निकल कर सामने आता है यह जांच का विषय है और जांच के बाद ही मालूम चल पाएगा कि आखिर किसने इसकी चोरी कराई है। रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में फिर से किसान परेशान है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी यानी कि कृषि उपज मंडी में प्याज 5 से 10 रुपए प्रति किलो किसानों से खरीदे जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि एक बीघा में प्याज की खेती करने में 20 से 25 हजार रुपए खर्च होते हैं, लेकिन मंडी में प्याज महज 5 से 7 रुपए किलो से ज्यादा 10 से 12 रुपए किलो की कीमत पे बिक रहे हैं। फिलहाल के दामों में किसान कुछ हद तक संतुष्ट नजर आए हैं, क्योंकि इससे पहले कीमत 1-2 रुपए या फिर इससे ज्यादा 4-5 रुपए किलो थी। एक बीघा का भाया यह हालत हुई तो 5 कुंटल में सिंह जो 10 का भाव कई करा मना ने या ऐसी सरकार वे गई तो महासौदेगी वाला खेती करी खेती में साहब है खेती में पड़ी या पोजिशन में 50,000 खर्च हो है नहीं 5 जन 10 का अंदाजा ही आज 11 से ले ले तो परिवार कम से कम 3,000-3,500 का तो दाना सावे मिनी न्यूनी कही रहा 5,000 का ले लो या ये मगी इच्छा के कम से कम मजदूरी तो देख भी थी। प्याज लाया हूँ 30 कुंटल, एक बीघा के 30 कुंटल ही निकले। स्वामी बेट निकले प्याज बीमारी में आ गए थे और 250, 300, 500 रुपए बिक रहे हैं। हमारी लागत तो क्या बहुत हालत खराब है, हमारी बहुत हालत खराब है। अब किसको बताइए हालत हमारी क्या हालत है। प्याज बहुत कम बिक रहे हैं, हमारी लागत भी निकल रही, जो मजदूर लगे वो मजदूर के पैसे भी नहीं आ रहे। बहुत परेशान है किसान। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के हरिद्वार बाईपास रोड पर ओवरब्रिज के नीचे लगे ठेलों और खड़ी टैक्सियों को हटाने के लिए नगर निगम की टीम और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, जहां कार्रवाई के दौरान कुछ ठेले वालों ने आरोप लगाया कि स्थानीय पार्षद और कुछ प्रभावशाली लोग मिलकर गरीबों की आजीविका उजाड़ने में तुले हुए हैं, जबकि उनकी रोजी रोटी इसी ठेले से चलती है। वहीं निगम के राजस्व अधिकारी लोकेश भडौनी ने कहा है कि यहां बार बार मौखिक नोटिस देने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, इसलिए टीम को कार्रवाई करनी पड़ी। तो वहीं पर्वतीय टैक्सी मैक्सी महासंघ के अध्यक्ष रमेश आर्य ने फ्लाईओवर के नीचे खड़ी टैक्सियों पर कार्रवाई को गरीब तबके पर सीधा प्रहार बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने परमिट तो दे दिया है, लेकिन अब वही गाड़ियां खड़ी करने की जगह उन्हें छीना जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गरीब के पेट पर लात मारने का काम कर रही है और जिस दिन चुनाव आएंगे उस दिन यही चालक सरकार से सवाल पूछेंगे। इधर बड़ा सवाल ये भी उठता है कि नगर निगम की टीम यहां तो पहुंच गई है, लेकिन शहर में कुछ ऐसे और इलाके हैं जहां आज भी अतिक्रमण है। ऐसी ठेली लगा के खाना बेचती हूँ मैं, दाल चावल सब्जी रोटी, उसी से मेरा बच्चा पलता है। मैं रेंट पे रहती हूँ, बच्चों का फीस हर चीज़ से उसी से जाता है। और उन रियल टावर वालों ने कंप्लेन करी है कि यहाँ पे बल कचरा लगता है, इनको हटाओ यहाँ से। इस वजह से यहाँ का पार्षद जो है, क्या नाम है, सोहम सिंह रौतेला, उसने क्या किया, इनके कहने पे हमारी ठेली हटवाई, उधर की ठेलियाँ कोई नहीं हटवाई। अगर अतिक्रमण है तो इधर एक बार आप इधर नजर घुमाइए। अतिक्रमण तो ये लोगों ने भी कर रखा है, पूरी फ्लाईओवर पे अतिक्रमण है। अगर हटाना है तो सबको हटाइए। मेरे कहने का बस ये मतलब है कि सिर्फ गिन चुन के 2-3 लोगों की ठेली क्यों हटवा रहे हैं। अगर हटेगी तो सबकी हटेगी ना मैं कोई इलीगल काम कर रही हूँ, ना मैं कोई नशा बेच रही हूँ, सिर्फ मैं खाना बेचती हूँ, चाय बेचती हूँ, उसी से अपना बच्चा पाल रही हूँ, अपने घर को चला रही हूँ। और ये लोग सिर्फ पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए मेरी ठेली और मेरी माँ की ठेली हटवा रहे हैं। सर इसमें क्या होता है कि पार्षद जी के द्वारा बहुत बार शिकायत आई है यहाँ पे, और बहुत बार हमने अभियान भी लगाया, बहुत बार यहाँ पे गाड़ी से अलाउंस करवाया था, 2-3 बार इनकी चालानी कार्रवाई करके इनको हटाया भी गया था। और मुझे लगता है कि 2-4 दिन पहले मैं भी आया था, मेरे साथ टीम भी थी, इनको मौखिक रूप से बताया हमने कि आप 2-3 दिन में इसको खाली कर देना। लोगों को पहले इन्फॉर्म कर दिया कि आप खाली, उसके बावजूद भी खाली नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आज क्या है, हमने अभियान लगा के ये चालानी कार्रवाई कर इनको हटाया जा रहा है मौके से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड का, और बहुत विलंबना होती है कि मतलब हमको जो टैक्सी का परमिट मिला हुआ है, वो परमिट क्या है? हम क्या महीनों के महीने इस फ्लाईओवर के नीचे इस गाड़ी को खड़ी रख के क्या अपने बच्चों का जीवन यापन कर सकते हैं? मैं अपने ड्राइवर भाइयों से कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड सरकार जो आज बंदी हुई अंधी बनी हुई है और गरीबों के पेट पे जो लात मारने का काम कर रही है, ऐसे सरकार को दूर भगाना चाहिए। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्या सिर्फ हम जैसे तबके के लोगों के लिए ये क्या सरकार बनी हुई है कि आज तुम इस फ्लाईओवर के नीचे गाड़ी नहीं रोकोगे, कल अल्फा टावर के अंदर गाड़ी नहीं रोकोगे, कल आइसबीटी के अंदर हमारा जो परमिट है वो किस आधार पे हमको मिला हुआ है?
हमको परमिट इस आधार पर मिला हुआ है कि भाई तुमको अभी सवारी अगर आपके मियाँवाला से मिलती हैं तो हम तुरंत चले जाएंगे। क्या हम क्या इस फ्लाईओवर के नीचे घर बना रहे हैं? क्या इस फ्लाईओवर के नीचे हमारे कौन सा आज तक कोई कॉलम के अंदर एक मकान बना हुआ है? मैं सरकार को बताना चाहता हूं और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जैसे गरीब लोगों के लिए हमारी आवाज को उठाने के लिए उत्तराखंड सरकार को लेकर, ऐसी सरकार को धिक्कार है जो सिर्फ गरीबों के पेट पे लात मारने का काम कर रही है। देहरादून में हरिद्वार बाईपास के फ्लाईओवर के नीचे से अतिक्रमण हटाने के लिए यहाँ पर नगर निगम की टीम पहुंची है और लगातार जो है जो रेडी टपरी वाले हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। हालांकि आरोप उनका ये है कि सिर्फ उन्हीं को हटाया जा रहा है और यहाँ के स्थानीय पार्षद द्वारा शिकायत की गई थी, लेकिन क्या कुछ पूरा प्रकरण है? नगर निगम के यहाँ अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हैं, बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश बड़ूनी है, मैं कर एवं राजस्व निरीक्षक हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत बार माननीय पार्षद महोदय द्वारा बहुत बार शिकायत की है। तो यहाँ लोगों को पहले भी हमने वार्निंग चालान करके वार्निंग दी कि आप लोग यहाँ से जो आपके अवैध ठेली रेडी हैं इनको हटा लीजिए, लेकिन लोगों को बार बार बताने भी लोग हटा नहीं रहे हैं। तो आज हमारा क्या है, पुलिस के साथ संयुक्त अभियान लग रहा है जिसमें क्या है गाड़ियों और जो अवैध रूप से ठेली रेडी है इनको हटाया जा रहा है। सर, क्या ये नियमित रूप से चलेगा और पूरा खाली कराया जाएगा या सिर्फ कुछ ही लोगों को टारगेट किया जा रहा है? इसमें जहाँ की अभी शिकायत है मेन रूप से वहाँ से हटाया जा रहा है, बाकी हमारा तो निगम की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल उठ रहा है। गरीब तबके के लोगों को परेशान करने का आरोप निगम पर लग रहा है। अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को आखिरकार क्यों परेशान किया जा रहा है? जिस तरीके से सर्दी में गरीबों पर जुल्म बढ़े थे, ये अतिक्रमण को लेकर लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर समुदाय या फिर उन गरीब तबके लोगों पर ही ये जुल्म क्यों, ये भी बड़ा सवाल बन जाता है। गिने चुने लोगों पर ये एक्शन किया जाता है लेकिन बाकियों पर नहीं किया जाता। क्या सरकार का बस सिर्फ इन गरीब तबके के लोगों पर चलता है? ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन लोगों ने जो आरोप लगाए हैं वो सीधे सीधे कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं निगम की कि आखिरकार सर्दी के मौसम में गरीबों पर जुल्म जो ढाया जा रहा है, बड़े अतिक्रमण पर कार्रवाई तो हो नहीं रही है, लेकिन जब गरीब तबके के लोग अपनी ठेली या फिर आजीविका जलाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर यह अतिक्रमण किया जाता है, लेकिन वो भी गिने चुने लोगों पर बिना नोटिस के सिर्फ मौखिक रूप से उन्हें बोला जाता है, लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोग जिन पर निगम का बस चलता है उन्हीं के ठेलों को यहां से उजाड़ दिया जाता है, उनका पूरी तरह से व्यवसाय खत्म करने की कोशिश की जा रही है। नाम लोकेश बड़ूनी है, मैं कर एवं राजस्व निरीक्षक हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत बार माननीय पार्षद महोदय द्वारा बहुत बार शिकायत की है। तो यहाँ लोगों को पहले भी हमने वार्निंग चालान करके वार्निंग दी कि आप लोग यहाँ से जो आपके अवैध ठेली रेडी हैं इनको हटा लीजिए, लेकिन लोगों को बार बार बताने भी लोग हटा नहीं रहे हैं। तो आज हमारा क्या है, पुलिस के साथ संयुक्त अभियान लग रहा है जिसमें क्या है गाड़ियों और जो अवैध रूप से ठेली रेडी है इनको हटाया जा रहा है। सर, क्या ये नियमित रूप से चलेगा और पूरा खाली कराया जाएगा या सिर्फ कुछ ही लोगों को टारगेट किया जा रहा है? इसमें जहाँ की अभी शिकायत है मेन रूप से वहाँ से हटाया जा रहा है, बाकी हमारा पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान दोबारा लगने वाला है। उसमें क्या है कि फ्लाईओवर के नीचे सबको यहाँ से हटाया जाएगा। लेकिन उनका कहना है कि सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ उन्हीं को। टारगेट तो कुछ नहीं है सर, देखो यहाँ की शिकायत थी, यहाँ पार्षद महोदय ने यहाँ की शिकायत की तो यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। बाकी जितना भी फ्लाईओवर के नीचे है अवैध रूप से जितनी भी ठेली रेडी होगी या फ्लाईओवर के नीचे हो, चाहे पूरे शहर में कहीं भी हो, तो हर जगह हटाया जा रहा है। आजकल हमारी क्या है, एक टीम भी गठित हुई है, हर जगह हमारे द्वारा चालान किए जा रहे हैं। पूरे शहर में हमारे माननीय नगर आयुक्त महोदय के आदेश के अनुसार 9 टीमें गठित की गई हैं, जहाँ पे क्या है जितने भी आपके अवैध होर्डिंग हो गए, रेडी ठेली हो गए, सबको हटाया जा रहा है। लेकिन अधिकांश तो देखा जाता है कि पूरे शहर में जगह जगह पर अतिक्रमण देखने को मिलता है, वहाँ पर आपकी कार्रवाई ढीली क्यों रह जाती है? सिर्फ गरीबों पर क्यों फोकस किया जा रहा है? ऐसा तो नहीं है। खैर हर जगह हमारे द्वारा क्या है चालान किए जा रहे हैं, लगातार टीमें गठित की जा रही है और लगातार हमारे द्वारा क्या है अभियान लगा के जितने भी है और चालान किए जा रहे हैं। माननीय जो नगर आयुक्त महोदय है उनका साफ निर्देश है कि शहर में कहीं भी जो क्या है अवैध रूप से ठेली और रेडी होगी हर जगह से सभी को हटाया जाएगा। तो कब तक माना जाए कि पूरा खाली करा देंगे आप? अभी आप ये मान के 1 हफ्ते के अंदर हमारा पुलिस के साथ पुलिस को एक पत्र प्रेषित किया जाए जिसमें क्या है यातायात पुलिस हो गई और नगर निगम की टीम होगी, संयुक्त रूप से अभियान लगा के इसको हटाएंगे। ठीक है, तो इनका कहना है कि संयुक्त जो टीम है वो पूरे तरीके से काम करेगी और यहाँ से जो भी अतिक्रमण है उसको हटाने का काम किया जाएगा। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि ये पूरे अतिक्रमण को कब तक हटा पाते हैं, क्योंकि देहरादून शहर में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अवैध अतिक्रमण देखने को मिलता है। वहाँ पर नगर निगम का ये बुलडोजर या ये कहा जाए कि कार्रवाई क्यों ढीली पड़ जाती है, ये तो कहना बड़ा मुश्किल होगा। और लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, तरह तरह के आरोप जो हैं वो इस टीम के ऊपर लगने शुरू हो गए हैं कि कुछ ही लोगों को टारगेट किया जा रहा है। बहरहाल अब सवाल यही उठता है कि आने वाले वक्त में यहाँ से इस पूरे अतिक्रमण को हटाया जाएगा या फिर कुछ लोगों को टारगेट कर सिर्फ नगर निगम अपनी पीठ थपथाने का काम करेगा।
कैमरा पर्सन अर्जुन बिष्ट के साथ में योगेश आर्य, HN24/7। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मसूरी में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल बिपिन रावत की चौथी पुण्यतिथि पर विशेष हवन और श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीति से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हुए। मंत्रोच्चार के साथ और भारत माता की जय के नारों को पूरी तरह से यहां पर लगाया गया और पूरे परिसर गुंजयमान हुआ। वहीं उपस्थित लोगों ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। पौड़ी गढ़वाल विकास समिति के अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि देश के प्रथम CDS का बलिदान और योगदान भारतीय इतिहास का गौरवपूर्ण अध्याय है, जिसे आने वाली पीढ़ियां सदैव याद रखेंगी। इसका ही गौरव नहीं, वो हमारे पूरे उत्तराखंड का गौरव भी रहे हमेशा। और ये हमारे लिए फख्र का विषय रहा है कि देश की तीनों सेना के प्रमुख, प्रथम चीफ डिफेंस स्टाफ हमारे विपिन रावत जी हमारे उत्तराखंड से ही संबंधित थे। और हमारा संस्था पौड़ी गढ़वाल विकास समिति, अलकनंदा मंदाकिनी समिति द्वारा विगत कई वर्षों से उनकी पुण्यतिथि के दिन यहाँ पर एक हवन कीर्तन किया जाता है, जिसमें उनकी पुण्य आत्मा को शांति की भगवान से प्रार्थना की जाती है। और साथ ही ये कार्यक्रम इसलिए भी किया जाता है कि जो हमारे देश की सेना है, देश के हमारे जो जितने भी बलिदानी हैं, अगर हम उनको समय समय पर याद करते रहेंगे तो हमारे मसूरी के जो युवा हैं, आजकल युवा अलग अलग मतों में बढ़ते जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ों में उनका ध्यान जा रहा है। अगर ऐसे कार्यक्रम होंगे तो उनका देश के प्रति और सेना के प्रति झुकाव बढ़ेगा और उस झुकाव का हमारे देश को सर्वप्रथम बनाने में मदद मिलेगी। यही हमारा कारण है कि उनको याद भी कर सकें और उनके किए हुए कार्यों को और उनके पदचिन्हों पे चलने के लिए हम लोग भी अग्रसर रहें, यही हमारा इसमें असली मकसद रहता है। शहीद जनरल बिपिन रावत जी को याद किया जाना समस्त भारत और उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है, सम्मान का विषय है। और मसूरी में पौड़ी विकास समिति द्वारा जो है ये कार्यक्रम हर साल किया जाता है। जब से उनकी देश के लिए शहादत हुई तो हम आज के दिन उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और साथ ही साथ उत्तराखंड और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि उनके शहादत दिवस को जो है पूरे देश में मनाया जाए। और साथ ही साथ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो उनका योगदान रहा उसको देखते हुए और उत्तराखंड के एक पुत्र होने के नाते, इस जमी से जुड़े होने के नाते हमें उनकी शहादत का, उस दुर्घटना का बड़ा दुख है। और इस मंच के माध्यम से हमने पहले भी कहा है कि केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार उनकी जो मृत्यु हुई उसकी जांच करे। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा HN24/7। नमस्कार।